हेलो एवरीवन। आज हम क्या करेंगे, लास्ट क्लास का जो लेक्चर है उसको थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि समझ लीजिए आपके पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, और आपके पास अगर बॉल यहाँ पे है सच दैट बॉल के दो वेलोसिटीज़ हैं और वो कांस्टेंट है। एक वेलोसिटी वी एक्स इस डायरेक्शन में, एक वेलोसिटी वी वाई इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा? ऑफ कोर्स रिजल्टेंट वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में होगा। और हमने क्या लिखा था? v को एक स्टाइलिश फॉर्म में लिखा था, v इक्वल्स वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। यहाँ पे एक चीज़ का मैंने इंट्रोडक्शन नहीं किया था, टाइम का। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम टाइम को लेके स्टडी करेंगे कि टाइम का क्या चक्कर है इस पूरे थ्योरी में। पहले आप ये मार्क कीजिए, 3 टाइम मार्क कर लेते हैं। सब पहला टाइम ओरिजिन है t इक्वल्स टू 0, दूसरा टाइम यहाँ पे है t जब ये बॉल यहाँ पे पहुँचा जैसे कि आप देख रहे हो, और एक टाइम बहुत आगे ले लेते हैं t प्राइम जब ये बॉल यहाँ पे पहुँचेगा फ्यूचर टाइम पे। अब आप मार्क कीजिए द मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्मेट जिसमें मैं द मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्मलिज्म मैं लिख सकता हूँ कुछ इस प्रकार कि v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम equals Vx as a function of time I cap plus Vy as a function of time J cap। ये मोस्ट जनरल फॉर्मलिज्म है, ये आगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में काम करेगा। तो इस जनरल फॉर्मलिज्म को अभी के सिनेरियो में थोड़ा देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो अभी के सिनेरियो में आप मार्क कीजिए, पहले तो जब t इक्वल्स टू 0 था, t इक्वल्स टू 0 में इस केस में वी एक्स का वेलोसिटी वी एक्स था, वी वाई का वेलोसिटी वी वाई था क्योंकि ये स्टार्ट ही ऐसे किया था, और हैंस फाइनल वेलोसिटी मैं ऐसे लिख सकता हूँ। आप मार्क कीजिए जब t इज इक्वल टू टी होगा, व्हेन टाइम इज t, तब भी मैं सेम फॉर्मूला लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू वी एक्स एज अ फंक्शन ऑफ आई कैप प्लस वी वाई एज अ फंक्शन ऑफ जे कैप। और सिमिलरली टी प्राइम के लिए मैं सेम फॉर्मूला लिखूंगा। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि एज टाइम गोज फॉरवर्ड ये जो इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ ना, ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बट हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इस केस में नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है इस केस में? क्योंकि इस केस में जो आपका एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट है, वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी वो भी कांस्टेंट है। तो ये पॉइंट तो समझ में आ गया कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में टाइम का कोई रोल नहीं है, चाहे टाइम इंट्रोड्यूस करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम एक काम करेंगे, लास्ट लेक्चर मैंने बोला था क्या होगा अगर हम एक डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी लेंगे। समझ लीजिए एक्स एक्सिस में मैंने कांस्टेंट v ऑफ एक्स लेके काम कर रहा हूँ, बट वाई एक्सिस में मैं एक्सेलरेशन डाल दूंगा, तब बॉल का मोशन क्या होगा, इस पॉइंट पे आप डिस्कस करेंगे। और हाँ, और इस केस में टाइम का क्या रोल होगा, और टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो इन सब चीज़ों को हटा देते हैं फटाफट, और फिर जो हमारा नेक्स्ट केस है उस पर आ जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट केस क्या था? तो इसको हम केस नंबर 1 कर देते हैं जिसमें दो डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी था। अब हमारा केस नंबर 2 आता है। केस नंबर 2 में सिमिलर वे में मेरा एक्स एक्सिस होगा, मेरा वाई एक्सिस होगा, मेरा बॉल ओरिजिन पे लाई कर रहा है, बट इस केस में एक्स एक्सिस में एक कांस्टेंट वेलोसिटी v ऑफ x होगा। v ऑफ x का टाइम के साथ कोई लेना देना नहीं है, फॉर एनी टाइम v ऑफ x इज कांस्टेंट। तो मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज करके लिख ही देता हूँ, v ऑफ x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। फिर अब गेम क्या है? गेम ये है कि अब y डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन दे देते हैं ए वाई। ठीक है, तो y डायरेक्शन में जब मैंने एक्सीलरेशन दे दिया और x एक्सिस में कांस्टेंट वेलोसिटी है, अब वो डायगोनली ऐसे मूव नहीं करेगा जैसे हमने देखा है लास्ट क्लास। अब वो एक कर्व्ड पाथ में मूव करने वाला है, और जिसका डायग्राम मैं बना के दिखाता हूँ। कुछ इस प्रकार से उसका मोशन होगा। अब क्या करें, y एक्सिस में जो एक्सीलरेशन है, समझ लीजिए y एक्सिस में एक रॉकेट है,
रॉकेट उसको एक्सेलरेशन दे रहा है, फोर्स दे रहा है, फोर्स एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है। एक्स एक्सिस में समहाउ समझ लीजिए मैंने कांस्टेंट वेलोसिटी दे के रखा है। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा है ना, v इज इक्वल टू वी एक्स आई वी वाई जे, यहाँ पे टाइम के साथ इसका लेना देना हो जाएगा। क्यों? 3 टाइम लेते हैं, t इक्वल टू 0 जब ये ओरिजिन पे था, एक टाइम यहाँ पे लेते हैं उसको t इज इक्वल टू टाइम t करते हैं, और एक टाइम यहाँ पे लेते हैं ऊपर जब ये बॉल थोड़ा सा आगे मूव कर जाता है। मतलब ऑफ कोर्स आप उसका पोजीशन धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं v वेक्टर जो उसका फाइनल वेलोसिटी होगा एट एनी पॉइंट इज कंप्राइज्ड ऑफ v ऑफ x i, y एक्सिस में तो एक्सेलरेशन है। तो आप पूछोगे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखो ए वाई जे कैप, आप बोलोगे देखो यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, एक्स एक्सिस में कांस्टेंट वेलोसिटी है और वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन है। अनफॉर्चुनेटली आप ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे फिर क्या इशू होगा ना, डायमेंशन का इशू हो जाएगा। दोनों वेलोसिटी है और उधर आप फालतू में एक्सेलरेशन ऐड कर दी, इसको ऐसे नहीं लिखते, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो इसका मैं पहले तो मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्मलिज्म लिख देता हूँ जो मैंने पहले लिखा था। सो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल्स vx एज अ फंक्शन ऑफ टाइम i कैप प्लस vy एज अ फंक्शन ऑफ टाइम j कैप। ये जैसे कि मैंने कहा था मोस्ट जनरल वे ऑफ राइटिंग है और ये मोस्ट जनरल फॉर्मूला है, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। लास्ट एग्जाम्पल में जो केस नंबर 1 था वहाँ पे टाइम का इतना कुछ लेना देना नहीं था, अब यहाँ पे लेना देना है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे एक चीज़ मार्क कीजिए, t इक्वल्स 0 में अगर आपका एक्सेलरेशन था और वेलोसिटी है, तो t इक्वल्स टू 0 में कांस्टेंट वेलोसिटी था, बट एक्सेलरेशन t इक्वल्स टू 0 में उतना वेलोसिटी नहीं क्रिएट कर पाएगा। तो ऑलमोस्ट y एक्सिस में जो वेलोसिटी था वो 0 था। तो t इक्वल्स टू 0 में लिख सकता हूँ कि जो फाइनल वेलोसिटी था इट वाज डिसाइडेड बाय v ऑफ x ओनली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं कहूँगा जब टाइम तुम्हारा t था तब क्या होगा? तब ये होगा, ऑफ कोर्स v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मुझे लिख देना चाहिए। क्यों v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है इसके बारे में मैं बताऊंगा। पहले आप ये देखिए कि जो आपका vx है उसको मैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं लिख रहा। क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि vx कांस्टेंट है, मैंने बोला ही है, बट vy कांस्टेंट नहीं है। तो मेरा जो vy है उसको मुझे लिखना पड़ेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम j कैप। आप बोलोगे क्यों? इसीलिए क्योंकि जो vy है ना, y डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन क्या करता है? वेलोसिटी को बढ़ा बढ़ा के लेके जाएगा। तो vy डायरेक्शन में क्या होगा? vy डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है बिकॉज देयर इज एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। तो अब मैं vy को एक्सेलरेशन ऑन टाइम के फ्रेम में फॉर्मेट में लिख सकता हूं। तो ये फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा आपका vx i कैप एंड व्हाट इज vy? vy इज एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट है इनटू टाइम t j कैप। अब आप पूछोगे ठीक है, अब t प्राइम में टाइम में क्या होगा? तो t प्राइम में जो होगा वो मैं ऊपर लिख के दिखा देता हूं। तो t प्राइम में क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब t प्राइम में जो आपका v है वो फंक्शन ऑफ टाइम तो है ही, क्योंकि vx कांस्टेंट है बट vy फंक्शन ऑफ टाइम है, तो हैंस जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो फंक्शन ऑफ टाइम होगा। तो ऑफ कोर्स t प्राइम में मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए vx i कैप। vx तो चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, बट vy टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए vy एट टाइम t प्राइम j कैप। अब आपको कैलकुलेट करना चाहिए कि टाइम t प्राइम में vy कितना होगा, क्योंकि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो वहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। तो आपका ये होने वाला है एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन इनटू t प्राइम टाइम j कैप। दिस इज द एक्चुअल वे ऑफ राइटिंग। सो अब आप समझ गए। अब आपको मैंने बता दिया एक एक्सिस में, एक एनिमेशन भी देखेंगे इसके बाद, ठीक है, थोड़ा सा और एक एनिमेशन देखेंगे। तो अगर
एक एक्सिस में कांस्टेंट वेलोसिटी है और एक में एक्सेलरेशन है, तो आप देखो जो बॉल है वो कर्व में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में नहीं करेगा। अब अगर आप केस नंबर 2 का जो डायग्राम है उसको अगर आप फ्लिप कर दोगे तो हॉराइजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाला केस आ जाएगा। आप बोलोगे कैसे, देखते हैं चलो। तो जो टी प्राइम वाला केस है उसको हटा देता हूं, ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब मैंने आपको क्या कहा, केस 2 में जो सीन है उसको अगर फ्लिप कर दोगे तो हॉराइजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। कैसे, देखो, तो केस 2 को फ्लिप कर रहा हूं मैं, ये मेरा x इस तरफ है, अब y मेरा इस तरफ है। अच्छा, बॉल कहाँ पे था, बॉल यहाँ पे था। अच्छा, x एक्सिस में क्या वेलोसिटी था, x एक्सिस में vx था। अब हम एक काम करते हैं, x एक्सिस में जो वेलोसिटी है vx, आपके बुक के फॉर्मलिज्म के अनुसार उसको हम u ले लेते हैं। अब y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, बट यहाँ अब नीचे की तरफ। अच्छा, मैं यहाँ पे ay लिख सकता हूँ, बट नीचे की तरफ जो देखो, पहले केस में जो एक्सेलरेशन था वो कौन प्रोवाइड कर रहा था, पहले केस में जो एक्सेलरेशन था वो रॉकेट प्रोवाइड कर रहा था, रॉकेट फोर्स दे रहा था और उसको लेके जा रहा था। बट अभी इस केस में जब बॉल को आपने ग्रेविटी में रखा है, तो ये वाला केस में थोड़ा ऐड कर देता हूँ कि अब यहाँ पे ग्रेविटी डाल देते हैं। तो ग्रेविटी में जब आपने बॉल को रखा तो जो नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटी खुद प्रोवाइड करेगा, विच इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। अच्छा, बॉल कैसे मूव करेगा आपको पता है पिछले डायग्राम से कि कुछ इस टाइप का कर्व्ड मोशन होगा। अब यहाँ पे एक एनिमेशन देख लेते हैं, चलो, तब आपका पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कर्व मोशन में ऊपर चला गया, क्यों, y एक्सिस में रॉकेट था और x एक्सिस में कांस्टेंट वेलोसिटी था। अब ये हॉरिजॉन्टल मोशन, ये आप कैसे गिरा, ये आप देखिए, सीधा ऐसे होके ऐसे गिरेगा। तो फर्स्ट एनिमेशन था, आई होप आपको समझ में आ गया। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में तो हम आ गए। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को स्टाइलिश वे में अगर मैं लिखूं कि एट एनी टाइम t, समझ लीजिए यहाँ पे एक टाइम t है और यहाँ पे टाइम t प्राइम है। फिर से मैं पूछूंगा मैं क्या लिखूं, आप बोलोगे देखिए सर, टाइम t में आप लिखिए v वेक्टर इज इक्वल्स टू u, जो कि y एक्सिस में तो कांस्टेंट है, बट y एक्सिस में जब आप लिखोगे आपको g को t के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो vy है वो एट टाइम t जो होगा इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ gt, और यहाँ पे j कैप डाल देते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका स्टाइलिश वे ऑफ राइटिंग, v हो गया, फाइनल वेलोसिटी v को कैसे लिखना है। अब यहाँ पे मैं कुछ और क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि अच्छा, टी प्राइम टाइम में क्या लिखें, चलो वो भी लिख देता हूँ। सो टी प्राइम टाइम में बहुत सिंपल है, आपको लिखना पड़ेगा v वेक्टर, अब u तो कांस्टेंट है, ठीक है, बट यहाँ पे जो होगा g टी प्राइम के साथ मल्टीप्लाई होकर j कैप चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि टी प्राइम टाइम में आपको y एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो निकालना है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं ये क्या है जो मैं आपको पूछ सकता हूँ, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल तो आ गया हमारा, ठीक है। तो अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में और एक्स्ट्रा क्या करना है, और एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस मैं पूछ सकता हूँ आर द फॉलोइंग। अगर इस बॉल को इसको हटा देते हैं और थोड़ा सा क्लोज ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको पूछूंगा, अगर इस बॉल को यहाँ पे ग्राउंड में गिरने के लिए, समझ लीजिए ग्राउंड ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट ओ है, तो ग्राउंड में गिरने के लिए अगर उसको टोटल कैपिटल टी टाइम लगा, जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है, देखिए टोटल टाइम, तो t इक्वल्स टू 0 में ऊपर था, फिर t इज इक्वल्स टू टी में थोड़ा सा कर्व में आगे आ गया, t इज इक्वल्स टू टी प्राइम में थोड़ा सा ग्राउंड के नीचे आ गया, जब कैपिटल टी टाइम हो गया तो कैपिटल टी और टी प्राइम से बड़ा है, तो कैपिटल टी टाइम में बिल्कुल वो नीचे गिर गया ग्राउंड पे। अब दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि t कितना है,
अगर, और आपको मुझे क्या देना पड़ेगा, आपको मुझे देना पड़ेगा अगर इस बॉल को मैं h हाइट से गिरा रहा हूं, कितने हाइट से गिरा रहा हूं, ऊपर से h हाइट से गिरा रहा हूं, तो मेरा क्वेश्चन है कि कितना टाइम लगेगा। और मैं ये पूछ सकता हूं कि वो फॉरवर्ड कितना डिस्टेंस मूव कर गया, तो मैं आपको पूछूंगा OA कितना होगा, और मैं आपको पूछूंगा h अगर गिवन है, ठीक है, मैंने बोल दिया कि आप बॉल को इतने हाइट से फेंक रहे हो। इनफैक्ट जी आपको पता है वो भी गिवन है, और यू भी अगर गिवन है आपको, मैं आपको बोलूँगा कि इतने वेलोसिटी से मैंने उसको आगे फेंका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना होगा। 2 क्वेश्चन है, इसको आप देखेंगे। अब इसको यहाँ पे ध्यान से देखिए कि पहले तो हम डील करते हैं OA से, जो कि r डिस्टेंस है, ठीक है। तो r डिस्टेंस वाले क्वेश्चन से पहले डील अप कर लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि r डिस्टेंस मूव करने के लिए उसको कितना, अगर t टाइम है तो r डिस्टेंस कितना मूव करेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, लास्ट क्लास मैंने कहा था कि कौन से डायरेक्शन में क्या है वो डिसाइड करेगा। जैसे लास्ट क्लास में मैंने एक बॉल दिखाया था, एक एक्सिस में Vx है, दूसरे एक्सिस में Vy था, दोनों कांस्टेंट था। तो x एक्सिस में जो डिस्टेंस कवर करेगा Vx को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना है, y एक्सिस में जो डिस्टेंस कवर करेगा Vy को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्या है, एक एक्सिस में तो कांस्टेंट वेलोसिटी है बट दूसरे एक्सिस में एक्सेलरेशन है। तो r डिस्टेंस अगर आप ध्यान से देखोगे वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है सीधा। तो आगे मूव करने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, u का एक ही काम है बॉल को आगे मूव कराना। u नीचे गिरने में उसका कोई लेना देना नहीं है उतना, ठीक है। बस u का काम है आगे कैसे मूव करा रहा है उसका। नीचे जो गिरा रहा है वो g है। अगर g नहीं होता और सिर्फ u होता, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, अगर यहाँ पे मैंने बॉल रख दिया और सिर्फ u होता, g नहीं होता, तो बॉल सीधा आगे जाता। अगर यहाँ पे u नहीं होता और सिर्फ g होता तो बॉल आपका एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिरता। तो इसका मतलब आप ये समझो कि जो आगे का मोशन है वो u देख रहा है और जो नीचे वाला मोशन है वो g देख रहा है। अब r क्या है, वो आगे का मोशन, कितना आगे गया, वो भी कैपिटल T टाइम में। तो आप सीधा लिख दोगे, हाँ ये तो बहुत सिंपल है। तो जो आपका r है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू u इंटू टी, क्योंकि u डिसाइड कर रहा है और u कांस्टेंट है, तो सीधा आप टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब h आपको पता है, अब मैं पूछूंगा कितना टाइम लगेगा उसको h हाइट में नीचे गिरने के लिए। अच्छा, h हाइट नीचे गिरने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, जो वो h हाइट नीचे गिरेगा, हेल्प कहाँ से मिल रहा है, हेल्प ओनली बाय g, सिर्फ g हेल्प कर रहा है उसको नीचे लाने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, सो h डिस्टेंस कवर्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब h डिस्टेंस कवर्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन कितने टाइम में, कैपिटल T में। किसके वजह से डिस्टेंस कवर कर रहा था, g के वजह से। तो मैं सीधा यहाँ पे लिखूंगा h इज इक्वल्स टू हाफ, g के वजह से नीचे आ रहा है तो g इज रिस्पॉन्सिबल कितने टाइम तक, कैपिटल T स्क्वायर। तो यहाँ पे कैपिटल T क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2h डिवाइडेड बाय g का रूट ओवर आ गया। h पता है, g पता है, तो स्ट्रेट आप कैपिटल T निकाल सकते हो। कैपिटल T निकल गया, u तो आपको पता है, तो आप स्ट्रेट यहाँ पे r निकाल सकते हो कि आगे कितना मूव किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो कर्व है, जिस कर्व पाथ में ये मूव किया, ये क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। और कुछ छोटे छोटे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में जो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा, और फिर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में जंप करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम अब देखेंगे।